यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे इस स्थिति तक पहुंच गए कि उन्होंने अपने ही पिता के साथ यह सब किया, उसे इस दुनिया से विदा करके अपना पेट भर लिया। यह घटना सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। छोटे छोटे बच्चे इस स्थिति में आखिर क्यों पहुंच गए? जब हलीमा घर आई तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई थी। वह बड़ी सी कढ़ाई और नीचे जलती हुई आग, यह दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। हलीमा का नाम पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध था और उसकी प्रसिद्धि की दो बड़ी वजहें थीं। एक तो यह कि उसके बच्चे बहुत थे और दूसरी यह कि उसका पति उसे मारता था। एक और वजह भी थी जिसका जिक्र लोग धीमी आवाज में करते थे। वह बेहद खूबसूरत थी। 8 बच्चों की मां होने के बावजूद उसके रूप रंग पर मां बनने के कोई निशान नहीं थे। उसका रंग और रूप वैसा ही था जैसा शादी के वक्त था। उसके पति असद की कहानी भी दिलचस्प थी। जब उनकी शादी हुई तो वे पूरे मोहल्ले के सबसे खूबसूरत जोड़े कहे जाते थे। लोग जलते थे कि ऐसी जोड़ियां तो किस्मत वालों को ही मिलती हैं। लेकिन समय के साथ जब परिस्थितियां बदलने लगीं तो प्रेम और खुशी की जगह समस्याओं ने ले ली। असल में असद एक शक्की आदमी था जो अपनी खूबसूरत पत्नी पर हर समय नजर रखता था। वह कहता था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, किसी और के साथ शामिल हो। वह घर आते ही हलीमा से सवालों की झड़ी लगा देता। अगर वह किसी महिला के घर जाती तो वह बार बार पूछता कि वहां कौन आया था, क्या बात हुई। अगर यह किसी सामान्य महिला के साथ होता तो शायद वह इसे सहन न करती और घर छोड़कर चली जाती। लेकिन हलीमा के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वह मजबूर थी। हर साल एक बच्चा पैदा होता और अब 8 बच्चे हो चुके थे। लेकिन असद सिर्फ शक करने वाला ही नहीं था, वह निकम्मा भी था। न तो वह घर का खर्च देता था, न ही बच्चों का ख्याल रखता था। बच्चों को कुछ जरूरत होती तो वे मां की तरफ देखते थे। ऐसे में हलीमा ने फैसला किया कि वह खुद कुछ करेगी। अब उसने एक अमीर महिला के घर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी 2 बड़ी बेटियां घर संभालने के काबिल हो चुकी थीं और एक बड़ा बेटा भी था। रमजान का महीना था तो वह शाम के वक्त इफ्तारी का खाना बनाने के लिए जाती। पैसे कम मिलते थे, लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर था। वह खुश थी कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ ला सकती है। असद को जब पता चला कि हलीमा पैसे कमाने लगी है तो वह बिल्कुल घर बैठ गया। पहले जो मजदूरी करने जाता था वह भी छोड़ दी। वह कहने लगा कि जब पत्नी कमा रही है तो पति को मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह घर में रहकर बच्चों का ख्याल रखता। वह घर में बैठा रहता और बस गुस्सा करता। बच्चों को बिना वजह डांटता, आदेश देता और अपना सारा गुस्सा उन पर निकालता। कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देता। बच्चों को अपने पिता से गहरी नफरत हो गई थी। जैसे ही वह घर में आता, बच्चे डरकर बैठ जाते। छोटे तो उसके कदमों की आवाज सुनकर ही सहम जाते थे। बड़ी बेटियां खाना बनाती तो उसमें भी वह दोष निकालता। एक दिन तो उसने गुस्से में आकर रोटी भी फेंक दी, कहकर कि यह ठीक नहीं बनी। हलीमा को लगता था कि वह सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन जब उसके बच्चों पर हाथ उठने लगा तो उसके अंदर कुछ टूटने लगा। बड़ा बेटा, जो पहले चुप रहता था, अब हर बात पर बगावत करने लगा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखती थी। वह मां से कहता, हमें अब यह सब खत्म करना होगा। लेकिन हलीमा उसे चुप करवा देती। वह कहती, वह तुम्हारा पिता है, जो भी है। लेकिन उसे पता था कि यह चुप्पी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है और वह दिन बहुत करीब था। किसी बेटे ने एक बहुत बड़े मौलवी से फतवा लिया था कि अगर पिता सीधा रास्ते पर ना हो, शराबी हो, जुआरी हो और ध्यान रखने वाला न हो तो क्या उससे बगावत करना जायज है। लेकिन फतवे के मुताबिक कहते हैं कि पिता पिता होता है, चाहे वह जैसा भी हो, शराबी हो, जुआरी हो या जालिम। लेकिन आप पिता की इज्जत में कमी नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपको इस दुनिया में लाने वाला है। इसी कारण हलीमा भी अपने बच्चों को समझाती थी कि वह उनका पिता है, चाहे जैसा भी हो, तुम उसके साथ कभी भी बदतमीजी न करना। हलीमा शाम के साये में घर वापस जा रही थी। दिन भर की थकावट के बावजूद
उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की लहर थी। जो कुछ सिक्के उसके हाथ में थे वही उसकी मेहनत की कमाई थी जो उसे सुकून देती थी। वह सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेगी। बड़ी बेटियां तो जरूर सारे काम संभाल चुकी होंगी। वह खुद भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले की उस सुनसान गली में दाखिल हुई जहां अक्सर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, एक बार फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया था। एक साया तेजी से उसके रास्ते में आ गया और वह ठिठक गई। यह कोई अजनबी नहीं था, वह उसे पहचानती थी, बल्कि शादी से पहले से जानती थी। प्रोइज उसका कजन था जो हमेशा से उसके पीछे पड़ा था। वह लॉफर और उबाश स्वभाव का था और हलीमा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शादी से पहले जब उसके परिवार ने उसका रिश्ता असद से तय किया था तो प्रोइज ने बहुत हंगामा मचाया था। वह कहता था कि वह हलीमा से प्यार करता है और उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन हलीमा ने हमेशा उसे साफ शब्दों में मना किया था। वह कभी भी उस जैसे आवारा आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह जानती थी कि प्रोइज जैसे आदमी प्यार नहीं, सिर्फ वक्त बिताने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रोइज कहाँ मानने वाला था। शादी के बाद भी वह अक्सर हलीमा का रास्ता रोककर वही पुरानी बातें दोहराता कि अपने पति को छोड़ दो। वह तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम पर हाथ उठाता है, तुम्हारे बच्चों को खाने तक को नहीं देता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं, तुम्हारे बच्चों को भी अपनाऊंगा, तुम बस हां कर दो। लेकिन हलीमा जानती थी कि प्रोइज की बातें केवल झूठ का पुलिंदा हैं। वह उसे कभी भी इज्जत नहीं दे सकता। वह अपनी दुनिया में खुश रहना चाहती थी, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन प्रोइज वापस नहीं आता था और अब भी वह वैसे ही रास्ता रोक कर खड़ा था। हलीमा ने उसकी तरफ एक नजर देखा और सिर झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रोइज ने उसका रास्ता नहीं छोड़ा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारा हुस्न तो ढलने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हारा और दीवाना होता जा रहा है था। छोड़ दो अपने पति को, सारे मोहल्ले को पता है कि वह तुम पर हाथ उठाता है, तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं देता। वह एक बुरा इंसान है, क्यों उसके साथ बैठी हो? अभी तक तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। हलीमा रुक गई। उसने प्रोइज को घूरा। पहले जब भी वह उसका रास्ता रोकता था तो हलीमा डर जाती थी या चुपचाप किनारा कर निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब वह डरने वाली नहीं थी, अब उसके दिल में डर की जगह गुस्सा था। वह गहरी सांस लेकर बोली, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? छोड़ दो मेरी जान, मैं विधवा होकर अपने बच्चों को अकेले पालना उचित समझूंगी। अगर मेरे पति को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरफ वापस नहीं आऊंगी। हलीमा की बात सुनते ही प्रोइज का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा हो। वह हैरानी से हलीमा को देखने लगा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि हलीमा इतने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर देगी। पहले वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी, लेकिन आज उसने सीधे सपाट तरीके से जवाब दे दिया था। हलीमा की आंखों में सख्ती थी। उसने प्रोवेज को चेतावनी दे दी थी कि अब और यह सब नहीं चलेगा। प्रोवेज की आंखें झुकी हुई थीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। हलीमा समझ गई कि शायद अब वह उसका रास्ता कभी नहीं रोकेगा। किसी की शराफत को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हलीमा हर बार चुप रहती थी, इसलिए वह हर बार उसका रास्ता रोकता था। लेकिन आज उसने यह कह दिया कि वह विधवा होकर जीवन बिताएगी, लेकिन इस जैसे आदमी से कभी शादी नहीं करेगी, तो शायद प्रोवेज को उसका आखिरी जवाब मिल गया था। हलीमा ने एक नजर उस पर डाली और सिर झटक कर आगे बढ़ गई। प्रोवेज वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। शायद पहली बार उसे अपनी हार का एहसास हो रहा था। हलीमा के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, वह अपनी बड़ी बेटी को दे दिया करती थी कि अगर कभी घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन सिर्फ तभी जब कोई दूसरा हल ना हो। वह जानती थी कि घर के हालात वैसे ही खराब थे और अगर कुछ भी अप्रत्याशित हो गया तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ी बेटी समझदार थी। वह मां की सलाह के मुताबिक पैसों को संभाल कर रखती थी, लेकिन आज वही पैसे भी खर्च हो गए थे। असद ने जब घर में कहीं भी कुछ नहीं पाया
तो उसने बेटी के छुपाए हुए पैसे भी चुरा लिए और जाकर नशे में उड़ा दिए। जब बड़ी बेटी ने यह बात हलीमा को बताई तो वह अफसोस में डूब गई। उसे पहले ही पता था कि असद के व्यवहार में दिन ब दिन खराबी आ रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह इतना गिर जाएगा कि बच्चों द्वारा संभाल कर रखे गए पैसे भी चुरा लेगा। वह जानती थी कि असद पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब वह हर हद पार कर चुका था। हलीमा उस समय अपने बड़े बेटे के साथ बैठी हुई थी। जब बेटी अंदर आई और चेहरे पर अफसोस के गहरे रंग लिए कहने लगी, अम्मी, अब्बा ऐसे क्यों करते हैं? क्या उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है? घर में छोटे बहन भाई रो रहे थे, हम तो बड़े हैं, हम तो फिर भी सब्र कर लेते हैं, लेकिन ये आखिरी 3 बहन भाई तो बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि सब्र क्या होता है। ये तो बहुत छोटे हैं, इन्हें भूख लगती है तो तुरंत रोने लगते हैं। अब्बा को सोचना चाहिए था कि इन बच्चों के खाने के लिए कुछ रखना कितना जरूरी है। हलीमा ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं और पैसे कमा लूंगी। लेकिन उसकी बेटी की आंखों में सवाल अब भी बाकी था। उसने तड़प कर कहा, लेकिन अम्मी, आपकी यह नौकरी तो सिर्फ रमजान तक है। रमजान के बाद आपके पास कोई और नौकरी भी नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे? हलीमा चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बहुत हिम्मत से घर के हालात को संभाला था, लेकिन अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। वह सोच रही थी कि कैसे हालात को सुधारे, कैसे अपने बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं, लेकिन उसकी सोचों को एक कड़क आवाज ने तोड़ दिया। असद कमरे में आ चुका था और आते ही गुस्से से कहने लगा, मेरे खिलाफ अदालत लगाकर बैठे हो। जो कुछ किया मैंने बिल्कुल ठीक किया। मेरी बीवी है, उसकी कमाई पर मेरा भी हक है। तुम लोग दफा हो जाओ यहां से। लेकिन एक बात याद रखना, यह घर मेरा है और यहां पर सिर्फ मेरी सरकार चलेगी। बच्चे चुपचाप खड़े अपने पिता की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका पिता इतना बदल चुका है, लेकिन वे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे वे आज किसी फैसले पर आ चुके थे। हलीमा ने जब यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने दोनों बड़े बच्चों को डांट दिया कि अपने पिता से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पर बेबसी के निशान थे, लेकिन वे मां की बात मानकर चुपचाप वहां से चले गए। हलीमा जानती थी कि बच्चों के दिल में आज एक नई दरार पड़ चुकी है। वे अपने पिता से पहले भी नाराज थे, लेकिन आज उनका दिल और भी ज्यादा चोटिल हो गया था। उसने असद को प्यार से समझाने की कोशिश की कि जो कुछ वह कर रहा है वह गलत है, वह अपना घर बर्बाद कर रहा है, लेकिन असद के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह वैसे भी इन दिनों अपने होशो हवास में नहीं था। उसने नशा करना शुरू कर दिया था और इसका असर अब उसकी शख्सियत पर साफ नजर आने लगा था। वह पहले की तरह प्यार करने वाला पति और जिम्मेदार पिता नहीं रहा था। वह हर समय गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था और अब तो वह बच्चों के हक पर भी डाका डालने लगा था। हलीमा असद की आंखों में देखकर बोलती रही कि वह सुधर जाए। वह इस घर के बच्चों का पिता है, उन्हें संभालना उसका फर्ज है। लेकिन असद ने एक बार भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उठा और बाहर निकल गया। हलीमा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन सी राह पर निकल चुका है और उसका अगला कदम क्या होगा। हलीमा की जिंदगी पहले ही मुसीबतों से भरी हुई थी, लेकिन आज की परीक्षा शायद सबसे ज्यादा कठिन थी। उसने अपनी मालकिन से कहा था कि जब 27वीं की रात आएगी तो उसे 3 दिन का एडवांस दे दे, क्योंकि वह रोजाना की मजदूरी करके पैसे कमाती थी। मालकिन ने वादा किया था कि वह उसे तय दिन पर पैसे दे देगी, लेकिन 27वीं की रात से एक दिन पहले ही एक ऐसा हादसा हो गया जिसने हलीमा के लिए सब कुछ और भी मुश्किल बना दिया। हलीमा से मालकिन का एक बहुत ही कीमती और नायाब डिनर सेट टूट गया था। यह डिनर सेट बहुत महंगा था और उसका केवल एक हिस्सा हलीमा के हाथ से गिरकर जमीन पर गिरा था, लेकिन मालकिन के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरा पूरा सेट बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे पूरे करूंगी। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी नौकरी भी खत्म। हलीमा ने आंखों में आंसू भरकर बहुत विनती की कि अगर नौकरी चली गई तो वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। ईद भी सिर पर है
और इस समय बेरोजगार होना उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। लेकिन मालकिन के रवैये में जरा सी भी नरमी नहीं आई। वह एक ही बात दोहराती रही कि उसका डिनर सेट 1.5 लाख का था और हलीमा ने उसे नुकसान पहुंचाया है। वह उसे माफ नहीं करेगी और न ही उसका कोई दावा मानेगी। हलीमा वहां से निःशक्त होकर निकली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वह थके कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही थी जब उसने दूर से प्रोवेज को अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते देखा। वह हैरान रह गई। प्रोवेज यहां क्या करने आया था? कहीं असद के कान तो नहीं भर गए कि मैं हलीमा का आशिक हूं? पहले ही असद उसे शक की नजर से देखता था। अगर प्रोवेज ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो न जाने क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। हलीमा के कदम तेज हो गए। वह दिल ही दिल में बुरे अंदेशे पाल रही थी, लेकिन जब वह घर के बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने एक अजीब सी बदबू महसूस की। बदबू बहुत तेज थी और अंदर से आ रही थी। वह सोचने लगी कि शायद बच्चों ने कोई चीज गिरा दी होगी या कोई गंदगी मच गई होगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। घर का माहौल ऐसा था जैसे बड़ी ईद पर घर का माहौल होता है। सामने का दृश्य नायत ही अजीब था और आग भी जल रही थी। पतीले में कुछ पक भी रहा था। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा तूफान आया था। हलीमा ने अपने बच्चों को देखा, आसपास देखा और वह हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या यह कोई बुरा सपना था? हलीमा ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि वह इस सपने से जाग जाए, लेकिन वह नहीं जाग रही थी, क्योंकि यह सपना नहीं, हकीकत थी। और हकीकत ही इतनी बेदर्द हो सकती है। उसका सुहाग लूट चुका था। अपनी औलाद के हाथों वह विधवा हो चुकी थी। असद इस दुनिया में नहीं था। हलीमा चिल्लाई, यह क्या किया तुमने? यह क्या किया? तब उसके बड़े बेटे ने कहा, यह उसी काबिल था। यह हमारा बाप तो था, लेकिन हमारा पेट भरने के काबिल नहीं था, इसलिए हमने इसी से अपना पेट भर लिया। यह उसी काबिल था। इसका और काम क्या था? आपको पता है, किसी और औरत से शादी कर रखी थी, वहां भी 2 बच्चे पैदा कर रखे थे और फिर हमारे पैसे चुराकर उस औरत को खिला रहा था। हलीमा ने पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई? तो उसने कहा, आपके कजन प्रोवेज ने बताई। हलीमा समझ गई कि यह जरूर झूठ होगा, क्योंकि प्रोवेज ने अपना बदला लिया था। हलीमा की हालत बहुत खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। हलीमा की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हो चुका था। जब वह होश में आई तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका अस्तित्व भी उसके साथ दफन हो चुका हो। वह चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद भी उसकी नजरों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। दिमाग पर एक धुंध सी छाई हुई थी और दिल में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? जब उसने अपनी कमजोर आंखों से चारों ओर देखा तो सामने उसकी एक रिश्तेदार बैठी हुई थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। वही रिश्तेदार जो आम दिनों में हलीमा से मिलना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसके पास मौजूद थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमदर्दी के कोई भी निशान नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता और उलझन नजर आ रही थी। हलीमा ने कमजोर आवाज में पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो उसकी रिश्तेदार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तेरे सारे बच्चे हमारे पास थे, लेकिन उन पर बहुत खर्च हो चुका है। तेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि तुझसे पूछें कि वो 20,000 रुपये कब देगी। हलीमा को एक झटका लगा। उसने मुश्किल से अपना सिर उठाया और सवालिया नजरों से उस महिला को देखा। 20,000? एक हफ्ते में 20,000 कहां खर्च हो गए? बच्चे तो पहले से भी ज्यादा कमजोर और सहमे हुए लग रहे थे। क्या सच में उन पर कुछ खर्च हुआ था या सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था? लेकिन वह जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह इन लोगों की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने नजरें झुका लीं और मंद आवाज में कहा, वह थोड़ी थोड़ी करके रकम वापस कर देगी, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चों को ले जाने दिया जाए। रिश्तेदारों ने बेमन से उसके बच्चों को उसे सौंप दिया, लेकिन साथ में ताने भी मार दिए। कोई कह रहा था कि उनके पिता की मौत के बाद इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है।
कोई कह रहा था कि अब ये भी अपनी मां पर बोझ बनेंगे, और कोई कह रहा था कि इन बच्चों को किसी अनाथालय में छोड़ देना चाहिए ताकि ये भूखे न मरें। हलीमा ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने बच्चों को गले से लगाती रही, जैसे उन्हें यकीन दिला रही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह अपने बच्चों को लेकर घर की ओर बढ़ी, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसके आंसू बहने लगे। यह वही घर था जहां कभी असद की मौजूदगी होती थी, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन अब यह घर एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। चुप्पी, उदासी और वीरानी ने उसे घेर लिया था। उसने बच्चों को चारपाई पर बिठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में देखकर बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में यकीन नहीं था। अब उसे एक और काम करना था। उसे अपने बड़े बेटे और बेटी को थाने से छुड़वाना था। ये वही दोनों थे जिन पर असद के हत्या का केस चल रहा था, और अगर वह कुछ नहीं करती तो शायद वे हमेशा के लिए जेल में चले जाते। लेकिन जमानत के लिए उसे पैसे चाहिए थे, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने घर का एक एक कोना देखा कि शायद कहीं कुछ ऐसा हो जिसे बेचकर वह पैसे इकट्ठा कर सके। उसके पास जो थोड़ी बहुत जेवर थे वह पहले ही बेच चुकी थी। अब बस कुछ बर्तन, पुराने कपड़े और कुछ घरेलू सामान रह गए थे। उसने हिम्मत की और वह सब कुछ लेकर कबाड़ी को बेच दिया। जितना पैसा मिला वह अपर्याप्त था, लेकिन फिर भी उसने लोगों से मदद मांगी। कुछ ने मदद की, कुछ ने इनकार कर दिया और कुछ ने उसे तरस खाती हुई नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं दिया। जब वह थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने उस पर ताने मारे। एक ने कहा, यह तुम्हारे बच्चे नहीं बल्कि शैतान हैं, इनके हाथ खून से रंगे हैं, ऐसे बच्चों को मां कहने का कोई हक नहीं। हलीमा के दिल पर छुरी चल गई, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने आंसू को रोका और कहा, वह केस नहीं करना चाहती। उसका पति इस दुनिया से जा चुका है और अब किसी पर आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं। काफी बहस मुबाहिसे के बाद पुलिस ने उसके बच्चों को रिहा कर दिया। जब वह अपने बेटे और बेटी के पास गई तो उनके चेहरों पर अजीब सी सख्ती और बेअदबी थी, जैसे उन्होंने अपनी भावनाएं खो दी हों। वह उन्हें अपने साथ लेकर घर आई, लेकिन घर पहुंचकर वह दोनों से कुछ नहीं कह रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्या उनसे सवाल करे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें डांटे? क्या उन्हें तसल्ली दे? लेकिन वह जानती थी कि असद ने उनके साथ जो सलूक किया था उसके बाद यह सब होना जरूरी था। फिर भी एक मां के दिल को शांति नहीं मिल रही थी। बाकी बच्चे चुपचाप एक कोने में दबे बैठे थे, जैसे वे सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हलीमा ने अपनी बेटी को देखा, जो लगातार नजरें झुकाए बैठी थी। उसका बेटा एक तरफ बैठा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह उनके पास गई, लेकिन फिर कुछ कहे बिना वापस लौट आई। वह नहीं जानती थी कि उसे उनसे क्या कहना चाहिए। वह जानती थी कि उसका पति वापस नहीं आ सकता था। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अपने बच्चों के साथ कैसे जीना सीखे। जिंदगी ने उसके सामने एक नया मोड़ रख दिया था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। जब यह सब कुछ हो गया तो इसके कुछ समय बाद प्रोवेज ने बहुत अच्छा इंसान बनते हुए मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को बिठाकर कहा कि वह इस विधवा महिला से शादी करना चाहता है और उसके 8 बच्चों को भी अपनाने को तैयार है। यह उसकी मोहब्बत नहीं थी, यह उसकी जिद थी। वरना कोई भी सही दिमाग रखने वाला इंसान कभी भी 8 बच्चों की मां से शादी करने को ऐसे कैसे तैयार हो सकता था? इतनी अच्छाई आजकल के जमाने में नहीं रही। यह सब उसकी जिद ही थी। बच्चों को यह सब करने के लिए भड़काने वाला प्रोवेज ही था। बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे, फिर भी उनके दिमाग को कंट्रोल करने वाला प्रोवेज था। यह सब कुछ उसका किया धरा था। हलीमा यह बात साबित नहीं कर सकती थी, लेकिन वह कभी भी ऐसे इंसान से शादी न करती। उसने सबके सामने इनकार कर दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम किस्मत को ठुकरा रही हो, आजकल ऐसे पुरुष नहीं मिलते हैं। शादी करना चाहता है, बच्चों को भी संभालेगा, अकेली महिला हो, खूबसूरत हो, शादी कर लो। लेकिन हलीमा न मानी। इस पर सब लोगों ने कहा
कि यह महिला पागल हो चुकी है, नहीं तो अच्छा फैसला कर लेती। लेकिन कुछ न कुछ जरूर टूट चुका था हलीमा के अंदर। वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। हलीमा की जिंदगी का हर रंग बदल चुका था। उसने जिंदगी में इतने सदमे सह लिए थे कि अब उसे सही और गलत का फर्क महसूस ही नहीं होता था। पति का दुनिया से चले जाना, बेटे और बेटी का कैद में जाना, लोगों के ताने, गरीबी, बेबसी, यह सब कुछ उसकी सहन शक्ति की हदें पार कर चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद वह अपने बच्चों से प्यार करती थी। शायद यही मां की मोहब्बत थी जो सब कुछ जानने और सहने के बावजूद भी अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाने पर मजबूर कर देती है। उसने अपने बच्चों को वापस लिया और फिर से उनके लिए जीने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन वह भी पहले की तरह मेहनत करने को तैयार थी। वह कुछ दिन बाद काम पर जाने का सोच रही थी, लेकिन उसका बड़ा बेटा उसके पास आया और बोला कि अब उसे किसी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। वह मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, लेकिन अब वह नहीं चाहता कि उसकी मां काम करे। हलीमा ने हैरानी से अपने बेटे को देखा। जो बेटा कभी पिता के सामने बोल भी नहीं सकता था, वह आज इतनी जिम्मेदारी की बातें कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके बच्चों की शख्सियत बिल्कुल बदल चुकी है। वह पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा संजीदा और ज्यादा समझदार हो गए थे। बेटे ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर बाहर रहता, काम करता और जो कमाता मां के हाथ पर रख देता। इधर उसकी छोटी बेटी ने भी अपनी दोस्त से एक सिलाई मशीन उधार ली और घर में कपड़े सीने शुरू कर दिए। उसने न केवल मशीन ली बल्कि अपनी दोस्त से सिलाई का हुनर भी सीख लिया था। पहले वह सिर्फ सीधी सिलाई करना जानती थी, लेकिन अब वह अलग अलग डिजाइन बनाने, नाप लेने और कपड़े काटने के हुनर में भी माहिर हो रही थी। हलीमा का दिल अजीब सी स्थिति में था। कभी उसे खुशी होती कि उसके बच्चे अब खुद के फल हो रहे हैं, लेकिन कभी एक अजीब सा डर उसे घेर लेता। वह सोचती, अगर असद जिंदा होता तो क्या यह सब संभव था? हलीमा ज्यादातर घर में ही रहती। बाहर जाना अब उसके बस की बात नहीं थी। वह अक्सर चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी खुद से बातें करने लगती। उसकी आंखों के सामने वह दिन बार बार आता जब उसके पति का शरीर खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा था। वह रातों को उठकर चिल्लाती, कभी अपने हाथों से अपना सिर थाम लेती, कभी दीवार से अपना सिर टकराकर खुद को दुखी करने लगती। बच्चों को उसकी यह हालत देखकर दुख होता, लेकिन वे अपनी मां के पास जाकर उसे तसल्ली देने के बजाय अपने आप में मस्त रहते। समय के साथ बच्चों में एक अजीब सी बदलाव आ गई थी। वे बिल्कुल शांत हो गए थे, जैसे उन्हें किसी बात की कोई परवाह न हो। वे कहते थे कि उनका पिता एक हत्यारा बनकर उनके ऊपर थोप दिया गया था और अब वह बोझ उनकी जिंदगी से हट चुका था। वे खुद को आजाद महसूस कर रहे थे और इस आजादी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अच्छे अच्छे काम शुरू कर दिए थे। बड़ा बेटा दिन भर मजदूरी करता और शाम को जो कुछ कमाता लाकर मां के हाथ में रख देता। वह चाहता था कि उसका घर अच्छे तरीके से चले, मां को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दूसरी तरफ बेटी ने भी सिलाई में माहिरता हासिल कर ली थी और अब वह सिर्फ खुद ही सिलाई नहीं कर रही थी बल्कि अपनी बहनों को भी यह काम सिखा रही थी। घर में हर समय मशीन चलने की आवाज आती। कहीं कोई कपड़े काट रहा होता, कहीं नाप लिया जा रहा होता, कहीं सुई में धागा डाला जा रहा होता। यह घर जो कभी डर और चिंता का केंद्र था, अब धीरे धीरे एक नए रंग में रंगा जा रहा था। समय के साथ बाकी बहन भाइयों ने भी काम शुरू कर दिया। जो बच्चे छोटे थे उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वे बच्चे जिन्हें कभी भी असद ने स्कूल नहीं भेजा था, अब शिक्षा की रोशनी प्राप्त कर रहे थे। उन्हें किताबें, बैग और यूनिफॉर्म मिल गए थे और वे खुशी खुशी पढ़ने जाने लगे। घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। पहले जो घर वीरानी और डर का गढ़ था, अब वहां जिंदगी लौट रही थी। बच्चे हंसते, काम करते, खाते पीते, स्कूल जाते और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचने लगे थे। हलीमा को यह सब देखकर अजीब सा लगता। उसे कभी यकीन नहीं आता कि यह वही घर है जहां कभी सिर्फ आंसू बहाए जाते थे। ये वही बच्चे हैं जो कभी हर समय डरे सहमे रहते थे। और वह खुद, वह पहले से कहीं ज्यादा अकेली हो गई थी।
उसका मन कभी अतीत में चला जाता। असद की सख्तियां, उसकी मारपीट, उसकी ताने, उसकी पाबंदियां, यह सब बातें याद आती और वह सोचती कि क्या सच में असद के जाने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। पहले उसके बच्चे असद के डर में जीते थे और अब वे अपनी मर्जी से जीने लगे थे। वे ज्यादा जिम्मेदार हो गए थे, ज्यादा आजाद और शायद ज्यादा खुश भी। लेकिन हलीमा, वह तो बस चुप थी। वह कभी कभी सही बातें करती, कभी अजीब अजीब बातें करने लगती। कभी कहती कि उसके पति के बिना सब कुछ अधूरा है और कभी कहती कि शायद उसके जाने से सबका भला हो गया। उसके बच्चे अब पहले की तरह उसके पास नहीं बैठते थे। वे सब अपनी जिंदगी में मस्त हो गए थे। समय के साथ हलीमा की हालत और अजीब होती गई। वह कभी घंटों किसी एक जगह बैठी रहती, कभी अचानक किसी से बातें करने लगती, कभी दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन बच्चे, वे सब कुछ ठीक होने पर यकीन रखते थे। वे कहते थे कि उनकी मां को समय लगेगा, वे सब संभाल लेंगे। हलीमा की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई थी। वह अब भी अपने अतीत में जीती थी, लेकिन उसके बच्चे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। वे सब कुछ पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन हलीमा, वह अब भी उस रात की कैदी बनी हुई थी जब सब कुछ बदल गया था। हलीमा की जिंदगी जैसे तैसे, या शायद जैसे जो जैसे, लेकिन आखिरकार संभल ही गई। समय ने सभी घावों पर धीरे धीरे मरहम रख दिया था। उसके बच्चों ने जिंदगी को संवारने का इरादा किया था और वे अब अतीत की कड़वाहटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। जो कभी डरे सहमी हुई आवाज में बात करने वाले बच्चे थे, वे अब खुद मुख्तार, मजबूत और जिंदगी के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। हलीमा खुद को अक्सर उलझा हुआ महसूस करती, लेकिन उसके बच्चों के चेहरों पर आई हुई खुशी और शांति उसे थोड़ा बहुत सुकून जरूर देती। वह जानती थी कि अतीत की परछाइयां कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन यह भी सच था कि समय का बहाव हर चीज को बदल देता है। लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी इंसान को पहले जैसा नहीं रहने देती। समय किसे कहां ले जाए, कौन किस मोड़ पर कैसी सजा पाए, यह सब कुछ किस्मत की बिसात पर पहले से तय होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वही खुद उसमें गिर जाते हैं। प्रोवेज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वही प्रोवेज जिसने असद की जिंदगी में जहर घोला था, जो असद के खिलाफ उसके बच्चों के दिलों में नफरत भरता था और जो उसकी हत्या का असली जिम्मेदार था, वह खुद भी एक भयानक अंजाम से नहीं बच सका। प्रोवेज एक फैक्ट्री में काम करता था। यह फैक्ट्री गोंद बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। गर्म गोंद, जो सबसे सख्त चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वही प्रोवेज की जिंदगी को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन भी प्रोवेज हमेशा की तरह काम पर गया था। फैक्ट्री में हर तरफ मशीनें चल रही थीं। गर्म गोंद के बड़े बड़े ड्रम एक तरफ रखे हुए थे और मजदूर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। प्रोवेज को एक बड़े गोंद के ड्रम के पास काम करने का आदेश दिया गया था। वह मशीन के पास खड़ा था और शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही जगह उसकी जिंदगी का आखिरी स्थान बन जाएगी। फैक्ट्री के अंदर तीव्र गर्मी थी और गर्म गोंद की भाप हवा में फैली हुई थी। प्रोवेज पसीने से तरबतर था। वह काम करते करते थक चुका था, लेकिन फैक्ट्री के नियम सख्त थे। यहां किसी को आराम की ज्यादा छूट नहीं थी। फिर अचानक एक पल आया जब सब कुछ बदल गया। एक मजदूर मशीन के पास से गुजरा और उसके हाथ से कुछ फिसल गया। वह चीज सीधे प्रोवेज के पैरों के पास गिरी और जैसे ही प्रोवेज ने उसे उठाने के लिए झुकने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया। एक सेकंड, बस एक पल, और प्रोवेज का शरीर गर्म गोंद के बड़े ड्रम में गिर गया। चीखों की आवाज गूंज उठी। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग उस ओर दौड़े। कुछ मजदूरों ने शोर मचाया, कुछ ने फैक्ट्री के मालिक को सूचना दी, कुछ ने पानी लाने की कोशिश की, लेकिन सभी बेबस थे। गर्म गोंद की सतह पर अब केवल बुलबुले उठ रहे थे।
और प्रोवेज उसमें पूरी तरह से डूब चुका था। वहां से जिंदा वापस आना संभव नहीं था। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने जितना हो सका उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पल भर में खत्म हो चुका था। गर्म गोंद ने उसे जलाकर राख बना दिया था। उसके शरीर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा था, जैसे वह कभी इस दुनिया में था ही नहीं। यह खबर जब फैक्ट्री से बाहर आई तो हर जगह एक डर की लहर दौड़ गई। प्रोवेज के जानने वालों में से कई लोग हैरान रह गए। जो लोग असद की मौत के वक्त उसके साथ थे वे चुप हो गए। कई लोगों ने कहा कि जो असद के साथ हुआ था वही प्रोवेज के साथ भी हो गया। जैसे उसने किसी की जिंदगी का दीपक बुझाया था, वैसे ही उसकी अपनी जिंदगी भी एक पल में खत्म हो गई। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने कहा कि यह किस्मत का फल है, और कुछ लोगों ने बस यह कहकर कंधे उचका दिए कि जिंदगी यही है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। हलीमा को जब यह खबर मिली तो वह चुप रही। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, कोई आंसू नहीं थे। वह बस गहरी नजरों से खाली में देखती रही। शायद वह समझ चुकी थी कि जिंदगी का अपना हिसाब होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वही किसी न किसी दिन खुद उसमें गिर जाते हैं। जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं उनकी अपनी जिंदगी भी किसी न किसी दिन वैसी ही बर्बाद हो जाती है। जिंदगी का यह घटना इसी बात की ओर इशारा कर रहा था कि कुछ हालात और घटनाएं इंसान को पहले जैसा नहीं रहने देती, लेकिन फिर भी इंसान अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। जिंदगी चलती रहती है।